मित्रों नमस्कार। एक बार फिर मेरी इस एकल वार्ता में आपका स्वागत है। जैसा कि 2 दिनों से संसद में लगातार हंगामा मचा हुआ है और हमारा विपक्ष मतलब हमारे राहुल जी और प्रियंका जी बाबा साहब के पक्ष में लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान कर दिया है और उस अपमान का बदला गृह मंत्री के गलती मानने या फिर इस्तीफा दे देने से पूरा हो जाएगा। चलो मान लिया, ऐसा करने से हो जाएगा। पर गृह मंत्री ने ऐसा क्या कहा या पूरी भाजपा अर्थात जो सत्ता पक्ष के लोग हैं ऐसा क्या कहते रहे करते रहे कि कांग्रेस को इस पर उतरना पड़ा और संसद के परिसर में लगातार हंगामा कर रहे हैं और खुद को बाबा साहब का भक्त और समर्थक होने की, दिखाने की, बताने की लगातार नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अब संसद में जब बहस होगी वह भी संविधान पर, तो देश पर जिन लोगों ने ज़्यादा समय तक शासन किया है उन्हीं के बारे में तो चर्चा होगी। सफलता असफलता जैसी चीज़ें भी इस दौरान हुई हैं और 15 अगस्त 1947 जब हम आज़ाद हुए और अब तक जिसमें अधिकतम समय कांग्रेस ने ही शासन किया है, ऐसे में जो भी अच्छा बुरा है उसकी जिम्मेदारियां कांग्रेस की ही होंगी। और अगर आप एक खास परिवार से संबंध रखते हैं जिसमें आपके पिताजी, उनकी माताजी, उनके पिताजी लगातार शासन में रहे हों, वह भी देश के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किए हों और आपकी पार्टी, क्योंकि वह एक परिवार की तरह ही चल रही है और पार्टी तभी चलेगी जब उसमें गांधी टाइटल वाला व्यक्ति होगा, तो ऐसे में आप पर ज़्यादा उंगलियां उठाई जाएंगी और सवाल भी किए जाएंगे क्योंकि आप सत्ता में ज़्यादा समय तक रहे हैं और तमाम जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, किताबें हैं, तथ्य हैं, तर्क हैं, वो आपके पक्ष में भी हैं और विरोध में भी हैं। तो आपका विरोधी क्या करेगा? आपके विरोध में जो तर्क और तथ्य जाते हैं उनको सामने लाएगा, जैसा कि आप ले आते हैं। आप भी लगातार सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और उसी हिसाब से बातें और एजेंडा तय करने और चलाने की कोशिशें जारी रहती हैं। हर राजनीतिक दल यह करता है और लोकतंत्र में विरोध एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जहां पर सत्ता और सरकार का विरोध, समर्थन, बचाना, गिराना और जनता के सामने अपनी बात रखने के तरीके इसी से और ऐसे ही तय होते आए हैं और आंदोलन भी लोकतंत्र का एक स्वाभाविक हिस्सा है जहां पर जनता के बीच में मैं कुछ कर रहा हूं यह बताया जाता है। लेकिन जो वर्तमान विपक्ष है उसकी संख्या बल कुछ भी हो, कम ज़्यादा हो, वह संख्या बल की वजह से कमज़ोर या मजबूत हो जाएगी या बहुत कुछ हासिल कर लेगी, यह विपक्ष में रहकर आमतौर पर नहीं होता है। बल्कि विपक्ष की सशक्त आवाज़ कैसी है, उसमें खुद को व्यक्त करने वाले लोग कैसे हैं, वह अपनी बातों को कितनी गंभीरता से रख पाते हैं, उनके पास शब्द कैसे हैं, कटाक्ष करने की क्षमता कैसी है, उनकी तैयारी कैसी है, उनकी पढ़ाई लिखाई, जो डिग्रियां हैं स्कूल कॉलेज की वो नहीं, जो तथ्य और तर्क हैं उसको कैसे रखते हैं, इस पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। हो सकता है आप अकेले ही विपक्ष में हो, लेकिन क्या आपके पास वह आवाज़ है? आपके पास वह बेहतरीन भाषा है? आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है? आपका पहनावा कैसा है? जरा इस पर गौर करिए। तो विपक्ष में रहकर आप क्या कर रहे हैं? सत्ता पक्ष के लोग काफ़ी संघर्षों से सत्ता में आए हैं क्योंकि देश की आज़ादी से अब तक अधिकतम समय तक कांग्रेस ही सत्ता में रही है, राज्यों में भी और केंद्र में भी। ऐसे में जो आरोप लगेंगे वह आप पर ही लगेंगे और ढेर सारा खजाना आप पर आरोप लगाने के लिए उपलब्ध होगा।
आप तथ्यों तर्कों के अभाव में कुछ बातों को पकड़कर और एक टूल किट जैसा कुछ लगातार कहते रह रहे हैं। आप राहुल जी हों या प्रियंका जी हों, सोचिए 10 से 15 मिनट, 20 मिनट सारगर्भित तरीके से क्या कोई बात आप कहते हैं, तो यकीन मानिए आप नहीं कह पाते हैं। बस पता नहीं क्या करते रहते हैं। यूट्यूब और रील पर काम करने वाले जो लोग हैं, बस उनके लिए कुछ फोटो वीडियो बनाने जैसा ही आपका व्यवहार होता है। अब सोचिए हमारे राहुल भैया टी शर्ट वाले मामले में ऐसा फंसे कि संसद में भी वो टी शर्ट पहन कर ही जाते हैं। भारतीय लोकतंत्र, भारतीय परंपरा, जो हमारी विचारधारा है, उसमें यह शोभा नहीं देता है। बाकी आपकी आज़ादी है, आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, आपकी स्वतंत्रताएं हैं, आप चाहे जो कर सकते हैं। और आप जिस तरीके से संसद में बैठते हैं, हाथ ऊपर किए रहते हैं, वह भी अच्छा नहीं लगता है। उसमें भी एक अकड़ और ठसक दिखती है कि मैं गांधी परिवार का युवराज हूँ। तो जो बॉडी लैंग्वेज ये चीज़ें दिखती हैं, वो सच में अच्छी नहीं लगती हैं। और जब आप कोई बात बोलते हैं तो उसमें भी वही बात झलकती है कि मेरी बात सुनी जाए, मैं कह रहा हूँ इसलिए माना जाए। अब सोचिए सावरकर पर आप, वीर सावरकर पर आप बोल रहे थे, और जब आप उनके बारे में कुछ कहा गया, कुछ पत्रों का उद्धरण दिया गया, तो आपने क्या कहा? आपने ऑब्जेक्शन किया और खड़े हुए कि आपकी दादी ने आपसे ऐसा कहा था। अब सोचिए आपके परिवार में प्रधानमंत्री कितने लोग रहे हैं, आपसे कोई वार्ता हुई तो क्या उसको ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाएगा? क्या माना जाएगा? आपके डाइनिंग टेबल पे साथ में बैठते हुए कुछ बात कर रहे हैं तो क्या उसे इतिहास मान लिया जाएगा? आपसे कहा गया, आपकी दादी ने कहा, तो प्राइम मिनिस्टर ने जो संवाद किया है, जो लिखित दस्तावेज है, वो प्रमाणित माना जाएगा कि आपसे कहा वो माना जाएगा? ये बड़ी हल्की बात हो जाती है। अब आते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पे। तो सच में अंबेडकर अंबेडकर लगातार यह कहा जा रहा है, और अंबेडकर जी के साथ कांग्रेस का कैसा बर्ताव रहा, यह भी बात तथ्यात्मक है, ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में है। तो आपके विरोधी आपको घेरने के लिए वो दस्तावेज और तथ्य तो ले ही आएंगे। आप भी तथ्यों तर्कों के साथ अगर उनकी बात काट सकते हैं तो काटिए, उनके खिलाफ आप भी उसी तरह से दस्तावेज ले आइए। इस तरह का अनावश्यक शोर शराबा हो हल्ला मचाकर तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि संसद में जो संविधान के 75वें वर्ष पर जिस तरह मतलब जो स्वर्णकाल था संविधान का स्वर्णिम वर्ष, उस पर जिस तरह की डिबेट होनी चाहिए थी, उस डिबेट को उस स्तर तक ले जाने में विपक्ष नाकाम रहा। और यह नाकामी सत्ता पक्ष के लिए बड़ी ही सुलभ और सामान्य चीज बना देती है कि अब वह अपनी बात को कैसे भी रख सकते हैं। सोचिए प्रधानमंत्री लगातार 2 घंटा बोल रहे हैं, गृह मंत्री ने भी आपको भरपूर जवाब दिया, मतलब जो आया वो अच्छे से धो दिया। अब विपक्ष के नाते आपकी जो तैयारी होनी चाहिए थी, उसमें कुछ भी तैयारी जैसी कोई चीज नहीं दिखी। अब बाबा साहब को लेकर आप जो बातें कह रहे हैं उसमें आप ही फंस जाते हो, क्योंकि जो एससी एसटी ओबीसी को लेकर आरक्षण और दूसरे मुद्दे हैं, वहाँ पर बहुत ठोस और मुनासिब जानकारी का होना जरूरी होता है। और सोशल मीडिया के आ जाने के बाद अब आप कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल सकते हैं। और फेक न्यूज़ और एडिटेड वीडियो, एआई टूल किट के इस्तेमाल से जो चीज़ें तैयार की जाती हैं, वह भी चीज़ें चलती हैं पर ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती हैं। अभी तो फिलहाल कोई चुनाव नहीं है, ऐसे में सत्ता पक्ष को काउंटर करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा, और मिल गया। और उन्होंने भी उसी आक्रामक तरीके से आपको घेरा। सोचिए सत्ता पक्ष को विपक्ष घेरता है, और इस बार संसद के सत्र में विपक्ष को सत्ता पक्ष घेरे रहा। अब इससे बड़ी अफसोस की बात क्या होगी? यह कैसा लोकतंत्र है जिसमें विपक्ष अपनी सशक्त आवाज को रख ही नहीं पा रहा है? इसलिए नहीं रख पा रहा कि उसके पास मंच नहीं है, कहने का वक्त नहीं है, बल्कि सही ढंग से कहा जाए तो उसमें काबिलियत नहीं है। संख्या बल कम ज्यादा चलेगा, आपके पास यूट्यूब चैनल है, न्यूज चैनल है,
हर वक्त रील बनाने और वीडियो बनाने के लिए परेशान रहते हैं। पता चला आप खुद मोबाइल लेकर शूट करने लग जाते हैं। अरे भाई, आप एलओपी हो, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हो, और कांग्रेस में वही होता है जो आप चाहते हैं। आपके पास न्यूज़ चैनल्स की कमी नहीं है, और सोशल नेटवर्क के पर वीडियो शूट करने के लिए भी आपके पास बहुत सारे संसाधन और लोग हैं। बाकायदा बैठ के उनके साथ वीडियो बना लीजिएगा, और उसके लिए बाकायदा प्लान किया जा सकता है, सब कुछ हो सकता है। अच्छे मीडिया मैनेजर आपके पास भी हैं, तो उनको काम करने दीजिए, उन पे भरोसा रखिए। और इस तरह के हो हल्ला मचाने से आपकी पार्टी नहीं खड़ी हो पाएगी। और रही बाबा साहब की बात, तो भाई उन्होंने काम किया है, वो हमारे महापुरुष हैं। और इतिहास में और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में जितने लोग भी हैं, हम हमें सबका उतना ही सम्मान करना है। कोई कम ज़्यादा, छोटा बड़ा उसमें भी नहीं है। लेकिन इतिहास और जो हमारी परंपराएं हैं, बातचीत करने के तौर तरीके हैं, उसमें सिर्फ एक ही नाम है जिसकी हम लगातार आलोचना कर सकते हैं, वह है मोहनदास करमचंद गांधी। भाई, हमारे बापू, कोई भी गाली दे सकता है, कुछ भी बोल सकता है। उनके लिए किसी को हथियार नहीं उठाना पड़ता, ना उनको बचाने के लिए किसी को आना पड़ता है। आप चाहे जितने आर्टिकल लिखिए, चाहे जितना बुरा कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बापू लोग जनमानस के मन में बैठते हैं, दिल में हैं। तो हर तरह से आलोचना प्रशंसा का अधिकार अगर किसी व्यक्ति के लिए हमारे देश में है, वह गांधी ही है। मतलब अपने वाले गांधी, बापू। उनकी खूब आलोचना की जाती है, उनके विरोध में ढेर सारी किताबें लिखी जाती हैं। और आप अगर गांधीयन हैं तो उन विरोध और किताबों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप लगातार गांधी को पढ़ते हैं और उनके दर्शन को समझते हैं, तो अंत में आपके पास गांधी के अलावा कोई नहीं बचता है। बाकी जितने भी लोग हैं, विचारधारा के लोग हैं, और उनको मानने वाली पार्टियां हैं जो उनके समर्थक होने का दावा करती हैं, उनके धैर्य और समझ को आप समझ सकते हैं कि जरा जरा सी बात पर कैसे उनका अपमान हो जाता है। अरे भाई, बाबा साहब का अपमान कोई नहीं कर सकता, पहले तो आप ये जान लीजिए। बाबा साहब वर्तमान राजनीति की जरूरत और मजबूरी है, क्योंकि इतनी जन जागरूकता और बाबा साहब का नाम बड़ा हो चुका है या बड़ा है कि वहां पर बाबा साहब के विरोध की कोई गुंजाइश नहीं है। वह वोट बैंक सबको चाहिए, और वोट बैंक के बिना सत्ता के लिए जो रास्ता गुजरता है, वहां आप पहुंच नहीं सकते हैं। और वोट जनता का है, जो बाबा साहब के में आस्था रखती है। तो आप अच्छा बुरा सही गलत कुछ भी बोलिए, बाबा साहब की आलोचना करने की क्षमता किसी पार्टी में नहीं है, और कोई पार्टी करेगी भी नहीं, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसे में ऐसी गलतियां शायद ही कोई राजनीतिक दल करे, यह बात हमें समझना चाहिए। तो विपक्ष की जो कमजोरी है और जो चीजें हैं, वह तो है ही। और एक तरफ जो हमारा जो बौद्धिक वर्ग है, मीडिया में काम करने वाला, वो बड़ा ही निर्मम है। निर्मम इस अर्थ में है कि उसे न सत्ता पक्ष से कुछ लेना देना है, न विपक्ष से लेना देना है। चाहे वह बीजेपी का समर्थन करके पैसा कमा रहा हो, चाहे विरोध करके पैसा कमा रहा हो। तो ये जो बौद्धिक बाजार पर कब्जा किए लोग हैं, उनको जरा आप गौर से देखिए। एक खास एजेंडे के पक्ष में वो लोग लगातार बात करते रहते हैं। वो किसी पार्टी का टिकट चाहते हैं, इसलिए उस तरफ लगातार बात रख रहे हैं। और जो मीडिया में काम करने वाले लोग हैं, वो आमतौर पर पार्टियों के प्रवक्ता बन चुके हैं। उनको सही गलत विचारधारा क्या हुआ, कैसे होना चाहिए, या जनता का मार्गदर्शन, ऐसा कुछ उन्हें नहीं करना है। आप किसी भी बड़े यूट्यूबर्स, न्यूज़ चैनल वाले को देख लीजिए, वह किस तरीके से अपना दर्शक वर्ग बनाए हुए हुआ है। उसका जो सब्सक्राइबर है, उसमें कमेंट करने वाले लोग हैं, उसके जो व्यूअर हैं, कौन से लोग हैं, तो उनको देखेंगे एक खास तरह के लोग होते हैं हर चैनल के, जो उसको फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप कहीं भी किसी भी यूट्यूबर की विचारधारा को देखिए और उनके नाम पढ़िए, तो उसमें खास जाति और धर्म के लोग दिखाई पड़ेंगे, जो उस नरेटिव को पसंद करते हैं। और क्या हो रहा है
उसका विश्लेषण करने, जानने, समझने के बजाय वो क्या चाहते हैं कि क्या हो, इस पर उनका ज़्यादा ध्यान होता है। इसी वजह से जो देश में घटनाएँ घट रहती हों, जो चुनावी समीकरण होते हैं, उनका विश्लेषण आम तौर पे गलत साबित होता है। क्योंकि क्या हो रहा है, वह देखने और बताने के बजाय जो हमारे कथित बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, जो महज दुकानदार बन के रह गए हैं, उनका परसेप्शन, उनकी ज़रूरत, उनकी विचारधारा, उनकी चाहत क्या है, यह बात बताने के लिए वो तथ्यों, तर्कों को ढूँढते रहते हैं और सेलेक्टिव ट्रुथ लोगों के सामने ले आते हैं। और इसी वजह से उनके विश्लेषण और आकलन गलत साबित होते हैं। क्योंकि आपको जनता के बीच जाना है, जाति और धर्म से जुड़ी समस्याएं हैं और उससे जुड़े हुए विचार हैं और भावनाएं भी हैं। तो आप देखेंगे कि एक जाति पूरी तरह से किसी पार्टी की तरफ जाती है या फिर नहीं जाती है, मतलब वोट करने के लिए। ऐसे में जब वोटिंग पैटर्न होता है, ईवीएम को गाली देने, दोष देने के बजाय उन जाति धार्मिक आंकड़ों और उसके व्यवहार को देखिए, तो बहुत कुछ ढूंढना जानना नहीं पड़ेगा। वो साबित हो जाता है कि देखिए इन्होंने यहाँ वोट किया इसलिए ये परिणाम आया है। तो उसमें बहुत हाय तौबा करने और बहुत एरोनॉटिकल साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। सामान्य आकलन है, सामान्य बातें हैं, उसी को समझने जानने की ज़रूरत है। और हमारे यहाँ गांधी के अलावा अब भी किसी की आलोचना हम बड़ी सहजता से नहीं कर सकते। बाबा साहब की तो बिल्कुल भी नहीं। और वर्तमान राजनीति जैसे चल रही है, वहाँ पर तो यह संभावना शून्य है। अच्छा बताइए, जब कोई राजनीति की जाती है और विचारधारा का निर्माण किया जाता है, तो उसको नीचे गिराने के लिए या फिर ऊपर उठाने के लिए हमें कुछ प्रतीक चाहिए होते हैं। अब सोचिए अंग्रेजों ने क्या किया। भारतीय समाज को बांटने के लिए उन्हें मनुस्मृति और ब्राह्मण, ये दो शत्रु पैदा किए। सबसे पहले मनुस्मृति उन्होंने ही ढूंढी। भारत में मनुस्मृति कहीं पढ़ी पढ़ाई नहीं जाती थी उससे पहले, न तो किसी घर में मनुस्मृति आपको मिलेगी। भारतीय समाज लोक परंपराओं से संचालित होता रहा है, लेकिन मनुस्मृति की खोज उन्होंने किया अंग्रेजों ने। और ब्राह्मण को विलेन कैसे बनाया जाए, जो समाज का मार्गदर्शक था, टीचर था, मंदिरों के माध्यम से जो हमारी गुरुकुल व्यवस्था थी, उसको कैसे छिन्न भिन्न किया जाए। क्योंकि जब तक मस्तक पे प्रहार नहीं करेंगे, तब तक उस समाज को तोड़ नहीं पाएंगे। सोचिए मुगल आए, तुर्क आए, उन्होंने भारतीय समाज को हर तरीके से तोड़ने और उसके मान मर्दन की कोशिश किया, धर्मस्थलों को खत्म कर दिया, लेकिन उसके बाद भी भारतीय समाज संघर्ष करता रहा, बचा रहा। इसका मूल कारण था जो ग्रामीण समाज था, जो ब्राह्मण समाज था, जो मंदिर से जुड़े लोग थे, उन्होंने समाज को जीवंत बनाए रखा। अब इसको कैसे नष्ट किया जाए? तो अंग्रेजों ने ब्राह्मण को सबसे पहले टारगेट किया कि देखो ये तुम्हारा शोषण कर रहा है, ये देखो ये फलाना ग्रंथ है जिसमें तुम्हें छोटा बड़ा बताया जा रहा है। जबकि ऐसा कभी कुछ नहीं था। पूरे अगर उस परंपरा को देखने जानने की कोशिश करिए, तो ब्रिटिशर्स ने कैसे धीरे धीरे धीरे, और सोचिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मतलब ईसाइयों ने, मिशनरी से उन्होंने क्या शुरू किया। आपका सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम उन्होंने ख़त्म किया, कॉन्वेंट स्कूल, अस्पताल, पादरी। तो वो धीरे धीरे, वो ये नहीं कहेगा कि आप अपना धर्म बदल दो, वो कहेगा स्कूल में आइए, देखिए आपका यहाँ शोषण हो रहा है। अब कोई बच्चा मिशनरी के स्कूल में 12 साल 14 साल तक पढ़ेगा, तो धीरे 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 मीठा जहर उसको दिया जाएगा, और जो चीनी देने से मर जाए उसको जहर देने की क्या ज़रूरत है। तो फिर वही विचारधारा। अब सोचिए आर्य इन्वेजन थ्योरी, आर्य आक्रमण सिद्धांत जो हमें पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। सोचिए कि बाल गंगाधर तिलक भी इस बात का समर्थन करते थे कि आर्य बाहर से आए, मतलब उत्तरी ध्रुव से आए हुए हैं। जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आर्य इन्वेजन थ्योरी का सबसे पहले खंडन किया था। उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको यहीं का निवासी बताया और सबको आर्य ही माना कि आपस में कोई विरोध नहीं है। तो इस तरह की समस्याएं और चीज़ें चलती रहती हैं। अब यह बात और आगे बढ़ी, तब क्या होगा? अब हमें नए नए मानक चाहिए, नए नए प्रतीक चाहिए कि किससे लड़ना है, किसको गढ़ना है, किसको किसके खिलाफ खड़ा करना है।
अब दलित राजनीति, मूल निवासी, इस तरह की बातें ये सोचिए कि 20वीं शताब्दी में आनी शुरू हुई, या फिर इसको और मजबूत करने की जो कोशिश हो रही है आज़ादी के बाद हो रही है कि एक बड़े वोट बैंक को कैसे किधर से किधर किया जा सकता है, यह धारणाएं भी आई। और जिस बाबा साहब की इज्जत कांग्रेस ने कभी नहीं किया, वो भी अंततः बाबा साहब के नाम ले रही है, क्योंकि दलित अस्मिता, SC ST के जो वोट बैंक का प्रतीक और आइकॉन धीरे धीरे बाबा साहब को बना दिया गया है। जबकि बाबा साहब और भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं, उनको ठीक से पढ़ने और जानने की जरूरत है। सोचिए, जो दलित चेतना है वह सिर्फ जय भीम और नव बौद्ध तक सिमट कर रह गई है। बाबा साहब जिस शिक्षा की बात कर रहे हैं, जिस जागरूकता की बात कर रहे हैं, उस पर चर्चा ही करने को नहीं तैयार है। सोचिए, अगर कोई दलित है, दिन रात शराबखोरी में लगा हुआ है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, तो क्या वह बाबा साहब को समझ रहा है, जान रहा है? अगर आप सचमुच चलिए बाबा साहब के फॉलोअर हैं, और होना ही चाहिए, और आप एक बड़ी सेवा में चयनित हो जा रहे हैं, आपके पास पैसा आ रहा है, लेकिन अपने समाज को आप लौटा नहीं रहे हैं, और उस समाज के लिए जो आपका योगदान होना चाहिए उससे आप दूर दूर का भी वास्ता नहीं रख रहे हैं, तो आप बाबा साहब और जय भीम कहने से तो कुछ नहीं होगा ना। महज नारे लगाते रहिए। और जो दलितों में संभ्रांत लोग हैं, वो खुद नेता बनने के चक्कर में अपने ही भाई बंधुओं का शोषण कर रहे हैं। तो दलित, सवर्ण, पिछड़ा, ये भी राजनीति हो रही है। सोचिए, जो राजनीति हो रही है इसमें सरकारी सेवा, आरक्षण, संविधान, ये तमाम चीजें आ रही हैं। तो यह कितनी है और कितने लोगों को इसमें लाभ होता है, और कौन राजनीति की दशा और दिशा तय कर रहा है, अगर गहराई से इस पर विचार करिए तो बड़ी ही अफसोसजनक तस्वीर दिखती है। वह पार्टियां जो बाबा साहब का नाम लेकर खुद सत्ता में आई, वो खुद एक उद्योग की तरह अपनी पार्टी को उन्होंने चलाया, और एक प्राइवेट कंपनी महज वह बन कर रह गई, और कुछ जातियों के संपन्न तबके तक ही वो सिमट कर रह गई। अब कांग्रेस भी बाबा साहब को बचाने के लिए निकल पड़ी है। भाई, बाबा साहब को आपके बचाने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहब के विचार, लेखन और सिद्धांत इतने मजबूत हैं, और उनके पर्याप्त फॉलोवर हैं, और वह एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, जिसमें कोई भी पार्टी बाबा साहब के विरोध में जा नहीं सकती है। यह भी सच है, आप चाहे जो बात करिए, लेकिन सच्चाई यही है। जय भीम के नारे भी लोग लगाएंगे और लगेंगे। हर चीज़ को स्वीकार करिए, लोकतंत्र है, धीरे धीरे चीज़ें बदलती हैं, फिर नई चीज़ आती है, नई विचारधाराएं आती हैं। फिलहाल लोकतंत्र में आलोचना, प्रशंसा और एक दूसरे को सुनने की सामर्थ्य तो हमें रखनी ही पड़ेगी। और एक दूसरे की सुनिए, कहिए, और संसद में बेहतर डिबेट के लिए बेहतर तैयारी करके आइए। आप राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो, या कोई भी हो, क्योंकि जब आप संसद में बहस करते हैं तो आपकी बहस ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में संसद में दर्ज हो जाती है। बाकी आप बाहर जो ड्रामा करते हो, अपने लोगों को आकर्षित करने के लिए तमाम तरह के नाटक करते हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के लोग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छे से डिबेट करिए और नए कानून ले आइए जो जनता के हित में हो, और हम भारत को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसकी बहस जरूर की जानी चाहिए। इस लंबे प्रवचन के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।